नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज हम आपको बताएंगे कि इस भीषण शीतलहर में भी कैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विजय का सूरज उदय होता है, वहां पर तापमान बिल्कुल ऊपर है। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की रणनीति पर होगी बात, और शाह की वो रणनीति जिसने अब तक लगातार बीजेपी को विजय दिलाई। 2014 से 2019 तक लगातार 3 चुनावों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से बीजेपी ने अपना परचम लगातार फहराना जो शुरू किया, वो जीत के अश्वमेघ घोड़े की तरह लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2022 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संभावनाओं पर जाट आंदोलन और किसान आंदोलन, यानी किसानों जाटों की नाराजगी के कुछ बादल छाए हुए हैं। उन्हें छांटने के लिए बीजेपी ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाने की बड़ी कोशिश की। राज की बात यह है कि एक युवा जाट नेता के जरिए बीजेपी का यह प्रयास पूरी तरीके से विफल हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी राज की बात है कि ये प्रयास सिर्फ विफल नहीं हुआ है, बल्कि जयंत चौधरी एक बड़े कैनवास पर काम कर रहे हैं, कैसे जाट और किसान इन दोनों छवियों को आगे ले जाने का। मैं कुछ चवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। बीजेपी के खुले न्योतों को नकार कर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस वार्ता कर एक बड़ा संदेश दिया। यह संदेश था आरएलडी और एसपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह से आरएलडी नहीं जाने वाली। बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। राज की बात यह कि बुधवार को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर गृह मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रवेश वर्मा को ही जयंत से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिग्गज जाट नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। राज की बात यह कि जयंत ने प्रवेश से बात तो की, लेकिन आरएलडी चीफ ने बीजेपी के बारे में सोचने से साफ मना कर दिया। ये बैठक इस बात की कोशिश थी कि जाट लैंड में संदेश जाए कि बीजेपी उनके नेता को बुला रही है, सम्मान दे रही है, इससे जयंत पर दबाव बने और वो शायद कुछ सकारात्मक बीजेपी को लेकर सोच पाए। जयंत चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी धारा में चले गए। मुख्यमंत्री जी ने उनको लेकर क्या? जयंत, हम ही सभी, मैं अगर एक समाज के नाते बात करूं तो सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना वो इस समाज को लंबे दौर पे अपना कहीं पर ठीक नहीं खड़ा कर पाएगा, और उन्होंने गलत रास्ता चुना। जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि क्या कि जयंत चौधरी कभी आने वाले समय में आपके साथ खड़े हो सकते हैं या आफ्टर इलेक्शन? क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अमित शाह के इस न्योते को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अपनी तरफ से एक ट्रैप मान रहे हैं। उनका मानना है कि अमित शाह के इस प्रस्ताव से मुस्लिमों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ में प्रॉक्सिमिटी यानी संबंध बने हुए हैं और चुनाव बाद कुछ भी हो सकता है। इससे मुस्लिमों के बीच वोट ट्रांसफर को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने पत्ता खेला तो प्रवेश वर्मा से साफ साफ जयंत चौधरी ने कह दिया कि देखिए प्रवेश, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, यहां से पीछे नहीं आ सकता और अब ये उचित भी नहीं रहेगा। दरअसल राज की बात यह है, जयंत चौधरी मानते हैं कि बड़ी मुश्किल से आरएलडी को वो फिर से पैरों पर खड़ा कर पाने में सक्षम हुए हैं और जरा सी चूक और विश्वसनीयता का संकट एक बार उन्हें फिर से रसातल की तरफ भेज सकता है। जाट वोटों के नाम पर तत्कालीन आरएलडी प्रमुख और जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह हर सरकार में अपनी हिस्सेदारी लिए रहते थे। 2014 में बीजेपी का चेहरा जब मोदी बने और यूपी के प्रभारी महासचिव के तौर पर अमित शाह के हाथ में कमान आई तो उन्होंने आरएलडी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यद्यपि पीएम के तौर पर मोदी चेहरा थे और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और दोनों ही चाहते थे कि पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह से समझौता हो।
उस समय आरएलडी को पीछे छोड़कर अकेले आगे बढ़ने का फैसला अमित शाह का था। तो 2014, 2017 और 2019 में शाह ने अपनी रणनीति से इसे सही भी साबित किया और आरएलडी पूरी तरीके से इस कदर हाशिए पर चली गई कि चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे और खुद जयंत चौधरी भी 2 बार चुनाव हारे। लेकिन अब समय का फेर देखिए कि जिस आरएलडी को साथ नहीं आने दिया था अमित शाह ने, आज वो उसे आमंत्रण दे रहे हैं। तो राज की बात यह है कि बीजेपी की जो अंदरूनी समझ या जो उनका सर्वेक्षण है वो भी ये बता रहा है कि जो जाटों में, युवाओं में मोदी को लेकर दीवानगी थी, उसमें एक बड़ा हिस्सा जयंत का भी मुरीद हुआ है। पहले आम धारणा यह थी कि चौधरी चरण सिंह की विरासत के नाते बुजुर्ग आरएलडी के साथ जाते थे, लेकिन युवा और महिलाएं बीजेपी का बटन दबा रहे थे। इस दफा बदली हवा का ही रुख था कि शाह ने खुद जयंत को न्योता दिया। इस बात पर जब जयंत और अखिलेश साथ प्रेस वार्ता के लिए मुजफ्फरनगर आए तो चुटकी भी ली। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो न्योता देना पड़ रहा है। बीजेपी का जयंत को अपने खेमे में लाने का प्रयास क्यों विफल रहा, ये समझने के लिए आगे देखिए, क्योंकि कितने बड़े कैनवास पर अब ये छोटे चौधरी काम कर रहे हैं। दरअसल जयंत अब जाटों के साथ साथ किसानों का नेता बनने के लिए भी पूरी तरह से हाथ पैर मार रहे हैं। उनके बयान और रणनीति इसी दिशा में है। राजस्थान में कांग्रेस के साथ आरएलडी है, उसके विधायक भी हैं और सरकार में भी शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा से भी अच्छे संकेत जाटों के बीच से उन्हें आ रहे हैं। ऐसे में जो काम जयंत के पिता चौधरी अजीत सिंह नहीं कर पाए थे, वो अब खुद जयंत करना चाहते हैं। वे चौधरी चरण सिंह की जाट किसान नेता वाली छवि को आगे ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब किसान आंदोलन से जो जमीन बनी है, उसी आधार पर जयंत की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। मुजफ्फरनगर की प्रेस वार्ता में अखिलेश ने खुद व जयंत को किसान का बेटा बताकर इसे और आगे भी बढ़ा दिया। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास कर से विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। राजनीति में काफी हद तक हाशिए पर जाने के बाद किसान आंदोलन से आरएलडी, खासतौर से जयंत चौधरी को खासी ताकत मिली है, वरना इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर भी लगातार चुनाव हार रहे थे। तो अब जब फिर से आरएलडी को अपने पक्ष में माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और सपा के साथ आगे बढ़कर उसको भुनाने के लिए किसी भी कीमत तक आगे जाने को तैयार है। हाँ, नतीजे जयंत चौधरी के फैसलों का भविष्य जरूर तय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी और कड़ी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो ही गई। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, अनूठा भी है और यहाँ की सियासत बेहद अनोखी भी, क्योंकि चुनाव में अगर आप जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, मतलब टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो जितना धमाल मचाता है वो जनता के दिलो दिमाग में
उतना ही समा जाता है, ऐसी धारणा है। लेकिन कई बार चुनाव अगर यूपी का हो तो उसमें कुछ हिस्सों में ना दिख कर भी जीतने की रणनीति तैयार की जाती है। तो राज की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की खुद ना दिखकर जयंत चौधरी को आगे कर ये रणनीति जिस पर करेंगे हम बात। 2014 से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम फहरा रहा है। विपक्ष का हर गठजोड़ और रणनीति असफल रही। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के घावों से खून रिसना बंद नहीं हुआ। एसपी, कांग्रेस, आरएलडी और एसपी, बीएसपी, आरएलडी हर गठजोड़ को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ और हिंदुत्व का झंडा बरदार बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धराशायी कर दिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने तमाम अपराधियों को ठिकाने लगाकर खास तौर से जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर बच रहे थे उनको ठिकाने लगाया। ये अकेला ऐसा मुद्दा रहा जिस पर बीजेपी का विजय रथ निर्बाध बढ़ता रहा। राज की बात यह है कि इस तथ्य को समझते हुए ही कि चुनाव कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम की पिच पर चला गया तो शर्तिया हार हो जाएगी, इसको समझते हुए अखिलेश यादव ने अपने आप को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से काफी हद तक अलग रखा है और साथ ही विवादित मुस्लिम चेहरों को भी टिकट देने से बचे हैं। जितना हो सकता था ये करने की कोशिश की गई है। चौधरी जयंत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था अखिलेश यादव को कि यहाँ पर जाट लैंड में मोदी के प्रति दीवानगी है और अगर जरा सा भी बीजेपी को मौका मिलता है तो उसमें सीधा नुकसान गठबंधन को होगा। सहारनपुर से इमरान मसूद को कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश लाए लेकिन टिकट नहीं दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों का नाभिक बना था और उसके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 6 विधानसभा सीटों में से एक पर भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है। 5 आरएलडी के निशान पर हैं और 1 एसपी के। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी शहनवाज राणा को पूरी तरीके से पैदल कर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि राणा कादर राणा के परिवार से आते हैं जिसकी इस इलाके में कभी तूती बोलती थी, कभी बीएसपी, कभी एसपी के टिकट से वहां पर उनका राज चलता रहा है। लेकिन पहले बीएसपी ने उन्हें पैदल किया, अब अखिलेश ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। और तो और देवबंद सीट जहां पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है वहां पर भी अखिलेश ने हिंदू उम्मीदवार दिया। राज की बात यह कि अखिलेश ने जाटलैंड में पूरी तरह से चुनावी प्रचार से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। 90% से ज्यादा प्रचार की कमान जयंत चौधरी संभाले हुए हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद जहां बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए है, खुद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं अखिलेश ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ यहां आकर प्रेस वार्ताएं भर की। पूरी कोशिश ये है किसी भी कीमत पर कोई कमजोर गेंद ना फेंकी जाए जिसे बीजेपी ले उड़े और माहौल बदल दे। अखिलेश यादव को ये बात पूरी तरीके से समझाई जा चुकी थी कि मुजफ्फरनगर दंगों के घाव अभी पूरी तरीके से भरे नहीं हैं। इसीलिए अखिलेश बहुत सोच समझकर सीटों का, टिकटों का वितरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो 32 सीटें आरएलडी को दी हैं उसमें से 5 उम्मीदवार उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्यों को उतारा है। कारण ये कि जहां पर जाट बहुत ज्यादा हैं वो साइकिल चुनाव चिन्ह पर शायद बटन दबाने में दिक्कत हो, इसको समझते हुए ये रणनीति रखी गई है। और साथ ही साथ हर जगह चाहे मुजफ्फरनगर में या गाजियाबाद में जब भी प्रेस वार्ता की तो जयंत चौधरी के साथ अखिलेश दिखाई पड़े। खुद को उन्होंने इस चुनाव प्रचार में लो प्रोफाइल रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माहौल बनाकर पूरे प्रदेश में विजय रथ दौड़ाने की आदी हो चुकी बीजेपी ने फिलहाल अपना पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों यानी पहले 2 चरणों पर फोकस करके रखा हुआ है, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर यहां से माहौल बनता है तो आगे भी ये जारी रहेगा जैसा कि अतीत में हो चुका है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से
डोर टू डोर कैंपेन के साथ हर मतदाता तक पहुंचने को कहा गया है। और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वहां पर उम्मीदवार है वो सीधे केंद्रीय या राज्य नेतृत्व से संपर्क कर अपने लिहाज से भी सभाएं या डोर टू डोर कैंपेन के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकता है। यूपी में बीजेपी पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में लगी है। उन्नीस के बाद से 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है कि यूपी में कभी सत्ताधारी दल की वापसी नहीं हुई। मतलब 2 बार लगातार किसी भी दल की सरकार नहीं बन सकी है। बीजेपी 300 पार का नारा देकर ये रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। मगर इस दफा चुनौती बड़ी है। किसान आंदोलन और सामाजिक समीकरणों के मद्देनजर जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी पहले ही चरण से बढ़त बनाती थी, उसे पूर्वांचल तक यानी पूरे प्रदेश में जारी रखती थी। इस दफा 7 चरणों के चुनाव की शुरुआत में पहले चरण की 58 और दूसरे चरण की 55 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मायने रखता है। इसी में जाटलैंड यानी जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है, उसकी भी परीक्षा होनी है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगों और कैराना के पलायन को मुद्दा बनाकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले ही मैदान में उतर गया है। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। राज की बात यह है कि आने वाले हफ्ते में न सिर्फ ये और सघन बल्कि ज्यादा आक्रामक भी होगा। लखनऊ के लिए जो लड़ाई है उसमें लखनऊ की 5 सीटों की लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गई। यहां पर परिवार, विरासत, प्रतिष्ठा और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले सारे एलिमेंट हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो कैंट से लेकर सरोजनी नगर तक किस तरीके से तमाम सीटों में जो पेच फंसे हैं, उससे बीजेपी से लेकर सपा तक सब हलकान है। यहां से सुरेश तिवारी से पहले विधायक रही रीता बहुगुणा जोशी इस बार अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही हैं। एक परिवार एक पद जैसा मसला उठने की स्थिति में रीता अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की भी बात कर चुकी हैं। यही नहीं, वे मौजूदा संसदीय कार्यकाल को अपनी राजनीतिक पारी का अंतिम कार्यकाल बताकर बेटे के लिए टिकट की गुहार कर रही हैं। उनके बेटे मयंक की इकलौती बेटी का बीते वर्ष एक दुर्घटना में आसमाई निधन हो चुका है। ऐसे में टूट चुके बेटे का संबल बनने के लिए मां ने उनकी राजनीतिक पारी संवारने को पूरी ताकत लगा दी है। वैसे यहाँ बीजेपी की टिकट रीता के बेटे को मिलने की राह में अपर्णा यादव व ब्रजेश पाठक जैसे पेच भी हैं। वैसे राज की बात यह है कि रीता के मातृत्व भाव को सहारा देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से खुला ऑफर है। और इसके अलावा एक और सीट है जो बेहद दिलचस्प कोणों में फंसी है, वो है सरोजनी नगर सीट। यहाँ मौजूदा विधायक स्वाति सिंह को उनके पति दयाशंकर ही चुनौती दे रहे हैं। पति पत्नी की खींचतान में यहाँ पर महेंद्र सिंह भी टिकट के दावेदार हैं। हाल ही में स्वाति सिंह का एक ऑडियो लीक होने के बाद इस सीट का मामला उलझ सा गया है। कुछ लोग इस लीक को सीट के बंदरबाट से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सीट पर पति पत्नी से इतर एक दावेदार ने यह ऑडियो लीक कराया है। इनके अलावा मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के लिए भी पहले सीट ढूंढने की मशक्कत थी, लेकिन राज की बात यह है कि शायद ही अब दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ की सीटों पर घमासान सिर्फ भाजपा में ही हो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इसी घमासान से जूझ रही है। हालांकि अभी सपा और भाजपा के टिकटों की घोषणा का इंतजार भी कर रही है। समाजवादी पार्टी में भी सर्वाधिक रार सरोजनी नगर सीट को लेकर ही है। यहाँ बसपा से आए शिवशंकर सिंह को टिकट न देने के लिए मूल सपाई लामबंद हो गए हैं। इधर लखनऊ उत्तरी से अभिषेक मिश्र की दावेदारी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक समय में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। 2012 का विधानसभा चुनाव वह जीते और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी बने।
लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हारे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनको हार मिली। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।